अस्सलाम वालेकुम। वसीओ अरीज स्टडी रूम में नीम अंधेरा छाया हुआ था। बड़े बड़े शीशों के आधे पर्दे खिंचे हुए थे, जिससे शाम के ढलते रंग हल्के हल्के रोशनी का अक्स अंदर फैला रहे थे। कमरे की फिजा में संजीदगी और खामोशी की गहरी लहर दौड़ रही थी। लकड़ी की भारी लाइब्रेरी दीवार से जमी खड़ी थी, जिसमें कतार दर कतार किताबें धरी थी। बीच में रखा लंबा सा शीशे का मेज़ और इस पर खुला लैपटॉप, एक कोने में सुलगती खुशबूदार मोमबत्ती और कुर्सी पर बैठा अरमान शाह अपने काम में मुकम्मल तौर पर मगन था। चंद लम्हे बाद अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अरमान मलिक ने उठाकर दरवाजे की जानिब देखा। वो उठाकर लिखा हुआ है, लेकिन उठकर आई थिंक सो, मगर कोई जवाब नहीं दिया। आने वाले की छाप ही वो पहचान गया था, लेकिन नाराज़गी होने के बायस वो कुछ नहीं बोला। दस्तक दोबारा हुई और फिर हैंडल घूमने की आवाज़ के साथ दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला। अंदर दाखिल होने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका बरसों पुराना सबसे करीबी दोस्त जलाल सिकंदर। इन दोनों की मिसाल पूरी यूनिवर्सिटी और अब बिजनेस में भी दी जाती थी। दोस्ती हो तो इन दोनों की तरह। जलाल ने अंदर आते ही थोड़े तौक़ुफ़ से अरमान को देखा, जिसने बस एक सरसरी सी नज़र डालकर दोबारा लैपटॉप की स्क्रीन पर निगाह जमा दी थी। ये बेरुखी जलाल को एक लम्हे को बेचैन कर गई थी। वो पहले ही गिल्ट का शिकार था और अब मज़ीद परेशान हो गया था। फ़ौरन बोला, तुमने मुझे ज़ालिम करार दे दिया है। ऐसी भी क्या नाराज़गी है अरमान? अब तक मुँह मोड़ कर बैठे हो। तुमसे 1000 बार माफ़ी मांग चुका हूँ। कितनी बार कहूँ कि भाभी की मैयत पर नहीं आ सकने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक बिज़नेस मीटिंग थी। वो मामला ऐसा था जिससे उलझना मजबूरी बन गया था। अगर वो मीटिंग नहीं होती तो मैं लाज़मी तदफ़ीन में शरीक होता। और तुम खुद बताओ, तदफ़ीन होते ही मैं तुम्हारे पास आ चुका था। अब क्या मेरी जान लेकर मानोगे? वो वक्त याद करके जलाल की आंखें सुर्ख हो गई। नूर की मौत को याद करना इसके लिए बेहद तकलीफ़ देता। कहीं न कहीं इस मौत का कसूरवार वो अंदर ही अंदर खुद को ठहरा रहा था। अरमान ने लैपटॉप बंद किया, निगाह सीधी जलाल पर डाली दी। इसकी आंखों में गुस्से के बजाय एक टूटा हुआ सा दुख छुपा था। वो दोस्त था, इस वक्त उसे जलाल की ज़रूरत थी, लेकिन वो नहीं आया। भला कैसे वो वक्त भूल सकता है? वो धीरे लहजे में बोला, तुम्हारे लिए ये बातें बहुत बेमायनी हैं। कभी इतनी आसानी से हर बात को नज़रअंदाज कर रहे हो। तुम्हारे लिए दोस्त और फैमिली से बढ़कर बिजनेस मीटिंग कारोबार है। बेहतर है कि तुम अपने इसी कारोबार के साथ रहो और दोस्त भाड़ में जाए, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरे इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरा सबसे करीबी रिश्ता ही मेरे पास नहीं था। तुम जानते हो ये किस लेवल का दर्द है? कितने लोगों ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा था। मेरे पास सिर्फ एक जवाब था, मेरा सबसे करीबी दोस्त, मेरा हमरास, मेरा कंधा एक बिजनेस मीटिंग में उलझा हुआ है। इसके लिए रिश्तों से ज़्यादा अहम कारोबार है। जलाल ने फ़ौरन करीब आकर कुर्सी खिसकाई और इसके पास बैठ गया और थके लहजे में बोला, अरमान, मैं जानता हूँ तुम्हारा दुख कितना बड़ा है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वादा करता हूँ दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। अगर मैं पाकिस्तान होता तो चाहे कैसी भी मीटिंग होती सब छोड़कर आ जाता। अचानक अर्जेंट दुबई जाना पड़ गया, इसीलिए वक्त पर नहीं पहुँच पाया और मुझे एहलाम नहीं आ रहा था कि तुम्हारे घर इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और वादा करता हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे हर दुख सुख में जलाल सिकंदर सबसे आगे होगा। प्लीज़ सब भूल जाओ। अरमान ने इसका हाथ झटक अलग कर दिया और नहायत तल्खी से बोला, ये बात तुम्हारे लिए मामूली होगी, लेकिन तुम मेरे सबसे करीबी दोस्त हो, मेरे जिगरी यार, जिसको मैं सबके सामने फ़ख्र से इंट्रोड्यूस करवाता था। और जब मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन दिन आया तुम मेरे पास नहीं थे। तुम्हारी गैर मौजूदगी ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। बताओ मैं इसको क्या नाम दूँ? तुम्हारे लिए ये बात बहुत मामूली होगी, लेकिन जिस पर तकलीफ़ का पहाड़ टूटा है वही जानता है वह कैसा महसूस कर रहा है। जलाल ने गहरी सांस ली और सामने रखी कुर्सी पर टिक गया। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद वो नरमी से बोला, मुझे नहीं मालूम तुम्हारी नाराज़गी कैसे ख़त्म होगी, क्योंकि वो गुज़रा हुआ वक्त दोबारा तुम्हारे सामने नहीं ला सकता। लेकिन हाँ, मैं माज़रत कर सकता हूँ और तुमसे माज़रत कर भी चुका हूँ। अरमान, अब कितने ताने दोगे? चलो छोड़ो, मुझे बताओ मेरा भतीजा कहाँ है?
वो मासूम तो बिल्कुल तन्हा रह गया है। माँ का साया सर से उठ जाना एक बेटे के लिए सबसे बड़ा सदमा होता है, वो भी 1-2 साल के बच्चे के लिए। तुम अपना दिल कारोबार में बहला लोगे, मगर इसके बारे में कुछ सोचा है? वो तमाम बातों को नज़रअंदाज किए मदाह की बात पर आया। बिला वजह पुराने जख्म खरीद कर नए जख्म उजागर नहीं करना चाहता था। अरमान की नज़रें एक लम्हे को झुक गई। इसकी आवाज़ में सख्ती के साथ साथ टूट फूट भी शामिल थी। वो अपने कमरे में है, मुझे समझ नहीं आता मैं इसके लिए क्या करूं। दिल चाहता अपने बेटे के कदमों में दुनिया वार दूं, लेकिन वो इतना नादान है, ना वो मेरी तकलीफ़ समझ रहा है, ना अपनी तकलीफ़ मुझे बयान कर रहा है। जलाल ने दुख से सर झटका और फिर संभलते हुए बोला, ये बात अभी करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है जिसे तुम कभी नहीं झुटला सकते। अरमान, तुमने दूसरी शादी के बारे में क्या सोचा है? बच्चे के लिए ये सब से ज़रूरी है, इसको माँ चाहिए। बाप हर शय दे सकता है, मोहब्बत दे सकता है, लेकिन माँ नहीं बन सकता। तुम कोई ऐसी लड़की अपने लिए तलाश करो जो तुम समय तुम्हारे बच्चे को समेट ले। खुदा का दिया तुम्हारे पास सब कुछ है, कोई भी खातून तुम्हें मना नहीं करेगी, लेकिन हाँ, कोई गरीब लड़की अपने लिए मुंतखब करना ताकि वो रिश्तों का तकाजा बखूबी जानती हो। अरमान की पेशानी लकीर गहरी हुई। बोला, शादी सिर्फ एक बार होती है, जो मैं कर चुका हूँ। दोबारा शादी का कोई इरादा नहीं है। मैं अपने बेटे के लिए बेहतरीन आया का इंतज़ाम कर दूँगा। अगर तुम्हारी नज़र में कोई ईमानदार समझदार खातून हो तो बता देना। बिलावजह दूसरी शादी का मशवरा नहीं दूँ, क्योंकि ये मशवरे मेरे लिए किसी काम के नहीं। जलाल फ़ौरन बोला, कैसी बात कर रहे हो? बच्चे को अगर आया से मनूस कर दिया, वो कल को नौकरी छोड़ गई तो सोचो इसे कितनी तकलीफ़ होगी। तुमसे ज़्यादा तुम्हारा बेटा अजियत उठाएगा। बच्चा माँ की कमी से वैसे ही अधूरा है, अब इसे आर्जी रिश्तों का आदी मत बनाओ। तुम्हें होश से काम लेना पड़ेगा। तुम समझदार हो, हालात और तकाज़ों को समझते, लेकिन वो छोटा है, वह किस तरह इस आया को बुलाएगा? अरमान ने सर झुका लिया। कमरे में दोबारा गहरी खामोशी उतर गई। बाहर शाम की रोशनी मुकम्मल अंधेरे में ढल गई थी। वो दोनों दोस्त अपने अपने दुख की बोझ के साथ बैठे थे, जैसे कोई फैसला इनके बीच लटका। जलाल सिकंदर इससे और भी बात करना चाहता था, मगर इसका अंदाज देखकर इसने खामोश रहने में आफियत जानी थी। दूसरी जानब छोटे से दरमियाने दर्जे के मकान का सेहन नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। पुरानी ईंटों की दीवार पर सफ़ेद अधूरी जगह जगह उखड़ी हुई थी। छत से लटकता बल्ब कमज़ोर रोशनी फैला रहा था, जो हवा के झोंकों के साथ हल रहा था। बरामदे के कोने में एक तरफ चारपाई बिछी हुई थी, इस पर मदिया बेगम सफ़ेद दुपट्टा सर पर डाले नीम दराज बैठी थी। चेहरे पर फिक्र की लकीरें और हाथ में तस्बीह मुसलसल घूम रही थी। इस वक्त दरवाजे से हरीम अंदर दाखिल हुई। वसिया बुरके में लिपटी हुई थी, मगर चेहरा खुला हुआ। जैसे ही वह बरामदे में आई, मदिया बेगम फ़ौरन सर उठाकर बोली, हरीम बेटा, हिजाब भी कर लिया करो। मैं नहीं चाहती यहाँ कोई तुम्हें देखे। फिर अगर वही शख्स तुम्हें रेस्टोरेंट में देख ले और पहचान ले जाए तो बिला वजह तुम्हारे बाप का नाम बदनाम हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे किरदार पर कोई उंगली उठाए। जितनी मुशक्क़त उठा कर तुम इस घर का चूल्हा जलाती हो, मेरी ये ख्वाहिश है मेरी बेटी आज़ाद ज़िंदगी बसर करे, किसी के ताने बर्दाश्त ना करे। लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ेगा। हरीम ठहर कर माँ की तरफ मुड़ी। इसकी आंखों में शिकवा और लहजे में सख्ती थी। वो संजीदगी से बोली, अम्मी, बाप का नाम डूबे या भाई का क्या फ़र्क पड़ता है? जब हमारे आगे पीछे कोई मर्द ही नहीं है तो फिर इस डर का क्या मतलब है? आप अच्छी तरह जानती हैं मुझे ये बातें जहर लगती हैं। मैं कोई आवारागर्दी या गलत काम नहीं कर रही, मेहनत कर रही हूँ। सिर्फ इस मेहनत की बदौलत हमारे घर का चूल्हा जल रहा है। अगर आप ऐसी फजूल बातें करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ मुझे तकलीफ़ होगी, और मैं नहीं चाहती मुझे तकलीफ़ हो। ज़िंदगी जितनी आसान नज़र आती है अपनी इतनी आसान नहीं होती। आई थिंक सो ये लिखा हो। ये बात आपको समझनी होगी, और बिला वजह की पुरानी बातें करके मेरा दिमाग ख़राब नहीं किया करो। मैं आपसे इस बात की गुजारिश करती हूँ। मदिया बेगम ने बेचैन होकर तस्बीह एक तरफ रख दी और इसके चेहरे पर बेबसी झलक रही थी। मुझे कुछ बोलने वाली थी। हरीम ने तल्खी के साथ बात आगे बढ़ाई, अगर आपने मुझे कुछ जमातें पढ़ा दी होती तो आज किसी कंपनी में जॉब कर रही होती। अगर आपकी कुताही और बाबा की बेवजह की नाम नहाद गैरत ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है
मुझे तो वो हमें इस दुनिया में तनहा छोड़ गए। अब आगे हम दोनों माँ बेटी किस तरह ये ज़िंदगी काटे। इसीलिए कहा जाता है बेटी हो या बेटा दोनों पढ़ाई करो। पढ़ना फजूल नहीं जाता। कोई एक वक्त ऐसा ज़रूर होता है जब हमारी पढ़ाई हमारे काम लाजमी आती है। ये अल्फाज सुनकर मदिया बेगम का दिल लर्ज गया था। वो फ़ौरन बोली, हरीम क्या हो गया तुम्हें? ऐसे अल्फाज ज़बान पर क्यों ला रही हो? तुम ही तो मेरा सहारा हो। अगर तुम ही हिम्मत तोड़ दोगी तो मैं कैसे खुद को संभालूंगी? मैंने सिर्फ तुम्हें ये कहा है कि पर्दा किया करो, कर लो, क्योंकि असगर को तुम्हारी ये नौकरी पसंद नहीं। वो नहीं चाहता तुम इस माहौल में काम करो। और फिर लोगों के पहचाने का डर। बेटा तुम कोई और नौकरी तलाश क्यों नहीं कर लेती? दुनिया इतनी बड़ी, कुछ ना कुछ तो तुम्हारे लिए होगा। हरीम ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ मुंह बनाया। बोली, असगर को तो कुछ भी पसंद नहीं है। और अम्मी वो 2 दिन दूर नहीं जब मैं असगर के मुंह पर मंगनी की अंगूठी भी दे मारूंगी। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है इसके फजूल चोचले बर्दाश्त करती फिरूं। मैं एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी गुजारने की आदी हूँ। वो मुझे एक ऐसी ज़िंदगी दे रहा है जहाँ सिर्फ और सिर्फ ख्वाब हैं। वो बेमायनी है। मदिया बेगम ने बेटी को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर हरीम अपनी ज़िद्दी तबीयत के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जाते जाते पीछे से बोली, जा रही हूँ मैं। अपना ख्याल रखें। खुदा के लिए फजूल बातों का पीछा छोड़कर दुआ करें कि मेरी इस नौकरी में बरकत हो, क्योंकि नौकरी ढूंढना इस तबाह दुनिया में आसान नहीं। यहाँ हर मोड़ पर एक दरिंदा बैठा है जो आपको काट खाने को तैयार रहता है। अगर मैं अपना दामन बचाकर नौकरी कर रही हूँ तो खुदारा मुझे सुकून से रहने दे। खुदा हाफिज। वो कदम तेज करती दरवाजे के करीब पहुंची थी। माँ की आवाज़ फिर गूंजी। इस बार लहजा इल्तिजाइया था। बेटा मैं तुम्हारी हर बात समझती हूँ, लेकिन फिर कुछ भी करके ये नौकरी छोड़ दो। इसमें पैसे भी नहीं है, तंगी ही तंगी है। तुम नहीं समझ रही हो हरीम, हर चीज़ पैसा नहीं होती। हरीम एक पल को रुकी, पीछे मुड़कर माँ की तरफ देखा। आंखों में आंसू उतर आए थे, मगर लब खामोश रहे। एक लम्हे की झिझक के बाद तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गई थी। मदिया बेगम ने बेटी को जाते देखा और थके वजूद को चारपाई पर गिरने दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। दूसरी तरफ हरीम के दिल में भी एक ना ख़त्म होने वाली जंग बरपा थी। वो गहरी सोच में डूब गई थी। नौकरी इसे कभी पसंद नहीं थी। इसने अपने बाप की छाँव में ज़िंदगी गुजारी थी। हाँ, वो इसे पढ़ने नहीं देते थे, लेकिन सख्ती भी नहीं करते थे। इनके जाने के बाद ये जिम्मेदारियाँ, ये बोझ सब इस पर आन पड़ा था, जो इससे अब उठाया नहीं जा रहा था। अंधेरी गली में कदम रखते हुए हरीम ने अपने बुर्के की निकाब नीचे कर ली थी। चेहरा झुक गया, मगर दिल की थकन और टूट-फूट किसी निकाब से ढकी नहीं जा सकती। वो जानती थी ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यही एक रास्ता था जो इसके और इसके बाप के लिए बका का सहारा बना हुआ था। शाह विला में रात का वक्त था। पूरे घर में नीम अंधेरा, हल्की रोशनी के बल्ब एक अलग सी संजीदगी का एहसास दिला रहे थे। घड़ी की सुइयां 9 बजा रही थी जब अरमान शाह आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ अपने बेटे के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाज़ा खुला तो सामने मंजर देखकर इसके चेहरे पर एक लम्हे की मुस्कुराहट भी आई, और हैरत भी। 2 साल का गोल मटोल नन्हा सा शहजादा बड़ी बड़ी मासूम आंखों वाला एक मुलाजमा की गोद में बैठा दूध पीने से इनकार कर रहा था। छोटे होंठों पर जिद्दी भाव, गाल सुर्ख, और दोनों हाथ झटकने की कोशिश में मसरूफ थे। मुलाजमा बेजारी के साथ बोली, मुस्तफ़ा बेटा दूध पी लो, नहीं तो पापा डांटेंगे। क्यों तंग कर रहे हो आप मुझे? अभी मुझे आपके कपड़े भी धोने हैं। अभी वो मज़ीद कुछ कहती इससे पहले ही मुस्तफ़ा की नज़रें दरवाजे पर पड़ी और इसने अपने बाप को देखा। इसका चेहरा फ़ौरन खिल उठा। वो बेचैन हो कर हाथ फैलाए और अपनी तोतली ज़बान में बार बार पुकारने लगा, बाबा बाबा। अरमान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और इसे अपनी बाहों में भर लिया। बच्चे की खुशी देखनी थी, मगर वो कुछ कह पाता इससे पहले
अगले दो नन्हे दांतों से अरमान के गाल पर जोर से काट लिया। अरमान तलमिलाया और फौरन बोला, अरे इंसान के बच्चे या जानवर का काट के क्यों रहे हो? वो अपना गाल सहलाते हुए बोला, जहाँ उसने अपने दांतों से फूल बना दिया था। मुस्तफ़ा ने मुंह फैला लिया। दोनों नन्हे नन्हे हाथों से बाप का चेहरा थाम कर अटक अटक कर बोला, ये सज़ा है आपकी। सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा था, कहाँ थे आप? अंदाज बड़ों वाला मगर ज़बान बिल्कुल एक मासूम बच्चे की मानद थी। अरमान हैरत और प्यार के इम्तिजाज के साथ इसकी आंखों में देख रहा था। मुस्तफ़ा ने मज़ीद शिकायत की, आपको याद कर रहा था, ये वाली आंटी ने मुझे मारा भी है। इसने इशारे से थप्पड़ मारने का अंदाज बनाया। अरमान ने अपने बेटे को गौर से देखा, फिर इसके गाल पर बोसा दिया। धीरे से बोला, छोटे डॉन, सब पता है बाबा को तुम्हारी ये वाली आंटी पसंद नहीं आई ना? बाबा तुम्हारे लिए एक अच्छी सी आंटी ढूंढ रहे हैं, लेकिन जानू इस तरह किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते, ये बुरी बात होती है। मुस्तफ़ा ने फ़ौरन खुशी से हाथ ताली की तरह बजाया, सर हिलाकर बोला, अच्छी आंटी। अरमान ने प्यार से इसकी नाक दबाई और मुस्कुरा कर पूछा, चलो ये बताओ, बाबा के साथ बाहर घूमने चलना है या फिर घर पर बैठना है? इसने फ़ौरन गर्दन हाँ में हिलाई। इसके गल पर एक मोहब्बत भरा बोसा देकर अरमान मुलाजमा को संजीदा लहजे में बोला, आज रात का खाना मत बनाना, मैं इसे अपने साथ बाहर डिनर के लिए जा रहा हूँ। हाँ, दूध तैयार कर देना, हम वापस आएंगे तो ये पी लेगा, और इसका कमरा भी साफ़ कर देना, कपड़े वगैरह निकाल देना। ये कहकर वो बच्चे को गोद में लिए कमरे से निकलने लगा। मुस्तफ़ा ने बाप के गले में बाहें डाल रखी थी और तोतली ज़बान में बोला, बाबा आज जलाल चाचू आए थे और बहुत सारी किसेस की और चॉकलेट भी दी, मामा का भी पूछा। कहाँ है मामा? मुझे याद तो नहीं आती, वो तो इतनी बुरी थी, प्यार भी नहीं करती थी। ये सुनकर अरमान के कदम जैसे एक पल को रुक गए। इसकी आंखों में नमी तैर गई। लम्हा भर के लिए बीवी की याद ने इसे घेर लिया था, मगर फ़ौरन अपने जज्बात पर काबू पाया। सर झटका और मुस्कुराते हुए बोला, बाबा का शहजादा, बाबा भी चॉकलेट लेकर आएगा। एक बात याद रखो, वो जलाल चाचू नहीं, वो जलाल ताया अब्बू हैं। खबरदार जो इसको मुझसे छोटा बनाया था। मुस्तफ़ा खिलखिलाकर हंसा और तोतली ज़बान में बोला, मैंने भी कहा था, मगर वो कहते हैं जलाल अभी जवान है और बाबा बूढ़े हो गए हैं, इसलिए बाबा तायाबू हैं और जलाल चाचू हैं। ये कहते मुस्तफ़ा ने इतना बुलंद कहका लगाया, पूरा बरामदा गूंज उठा। अरबान भी हंस दिया, मगर दिल के अंदर चुभती कसक चुप नहीं सकी। इसके इर्द गिर्द खुशियाँ थीं, मगर इन खुशियों को मुकम्मल करने वाली नहीं थी। कुछ ही देर में बच्चे को गाड़ी में बिठा रहा था। एहतियात से सीट बेल्ट लगाई, फिर इसकी आंखों में देखते पूछा, अच्छा ये बताओ, बाबा हैंडसम है या जलाल चाचू? मुस्तफ़ा चंद लम्हे अपने छोटे गाल पर उंगली रखे सोचता रहा, फिर शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, बाबा जानी। ये जवाब सुनकर अरमान का दिल खुश हो गया और सुकून से भर गया था। वो झुककर मुस्तफ़ा को बोसा देता हुआ स्टीयरिंग व्हील संभाल चुका था। रात की खामोशी, गाड़ी के अंदर बाप बेटे की हंसी और गुफ्तगू गूंज रही थी, मगर अरमान के दिल में कहीं बीवी की याद एक अधूरे जख्म की तरह तड़प रही थी। रेस्टोरेंट की फ़िज़ा मामूल के मुताबिक मसरूफ़ और शोर से भरी हुई थी। कहीं प्लेटों की खनकने की आवाज़ आ रही थी तो कहीं ग्राहकों की गुफ्तगू और हंसी की कहके गूंज रहे थे। रोशनियां हल्की हल्की मगर खुशगवार थी। दीवारों पर लगे लैंप और मेज़ों पर रखे छोटे छोटे फानूस माहौल को परकशिश बना रहे थे। फर्श पर हल्की सी मौसीकी भी बह रही थी। हरीम ने बुर्का उतारते स्टाफ रूम के लाकर में रखा और अपनी ड्यूटी के मुताबिक फ़ौरन काम में लग गई। हाथों में ट्रे थामे वो किसी मेज़ से छोटे जूठे बर्तन उठाती, कभी किसी ग्राहक को पानी का जग भरती। माथे पर पसीने की हल्की सी झलक और थकन के बावजूद चेहरे पर एक मजबूत संजीदगी नुमाया थी। फिर अभी वो टेबल साफ कर रही थी, इसके करीब एक वेटर लड़की आई, आंखों में तजस्सुस और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए बोली, हरीम बाहर आपकी फियांसी आई हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आइए। सुनते ही हरीम के हाथ लम्हा भर को रुक गए। इसने जब्त करते मुठियां भींचे और जेरे लब बड़बड़ाई,
इस आदमी को चैन नहीं है। वो दिन दूर नहीं असगर अहमद जब तुमसे हमेशा के लिए नाता तोड़ दूंगी। गुस्से से होंठ काटती वो तनपन करती स्टाफ रूम की तरफ बढ़ी। जैसे दरवाज़ा खुला सामने असगर अहमद आराम से कुर्सी पर बैठा था। इसे देखते ही फौरन खड़ा हो गया। हरीम बगैर वक्त ज़ाया किए सख्त लहजे में बोली, वो यहाँ क्यों आए हो? असगर संजीदा मगर दबा हुआ गुस्से वाला अंदाज अपनाते हुए बोला, तुमसे बात करनी थी हरीम। ये सब कब तक चलेगा? तुम मेरी होने वाली बीवी और यहाँ वेटर बनी हुई मेरी इज्जत क्यों खाक में नहीं मिला सकती? वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ा और मज़ीद बोला, मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है मैं तुम्हारी हर नादानी को बर्दाश्त करता रहूं। अब भी फ़ौरन कपड़े बदल कर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस नौकरी की इजाज़त नहीं दूंगा। हरीम सख्ती से आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम कौन होते हो मुझे इजाज़त देने या ना देने वाले? ये मेरा ज़ाती मामला है। अभी तुम मेरे शौहर नहीं बने हो जो मुझ पर हुक्म चलाओ। सिर्फ एक बेनाम अंगूठी के मार है ये रिश्ता। अगर मैंने उतार दी तो ये ताल्लुक भी इसी लम्हे ख़त्म हो जाएगा। वो लम्हा भर को रुकी, फिर लहजे को मज़ीद तल्ख करके बोली, मेरे घर का चूल्हा तुम नहीं जलाते, इसकी जिम्मेदारियाँ मेरे कंधों पर है। मैं वेटर बनूँ या चपरासन, ये मेरा मसला है, तुम इसमें दखल ना दो। असगर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो एक झटके से आगे बढ़ा और इसका बाजू जोर से पकड़ लिया। आंखों में जलन और लबों पर जहर घुले लहजे में बोला, बहुत अकड़ है तुम में। एक बार मेरे बिस्तर की जीनत बन जाओ, सारी अकड़ निकल जाएगी। तुम जानती नहीं हो हरीम। इसने एक झटके से अपना बाजू छुड़ाया। आंखों में बिजलियां लहरा रही थी और वो मजबूत आवाज़ में बोली, अपनी हद में रहो असगर अहमद, तुम मुझे नहीं जानते। मैं लड़की ज़रूर हूँ मगर कमज़ोर नहीं। मेरे बाप ने मुझे इतनी हिम्मत ज़रूर दी है कि तुम जैसे दर्जनों को ज़मीन बोझ कर दो। अगर दोबारा हाथ लगाने की कोशिश की तो इसी वक्त अपने स्टाफ को बुलाकर तुम पर मुकदमा कर दूंगी कि तुमने मुझे छेड़ा है। वो लम्हा भर कर रुकी और उंगली इसके चेहरे की तरफ उठाकर बोली, अब फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ। असगर ने सख्ती से दांत पीसते हुए उंगली दिखाई और गुरा कर बोला, याद रखना हरीम, तुम्हारा बंदोबस्त जल्द ही करूँगा। हरीम ने इसकी बात को मुकम्मल नज़रअंदाज किया और तेज़ कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। इसके चेहरे पर मौजूद गुस्सा इस बात की गवाही दे रहा था कि मंगनी अब ज़्यादा दिन कायम नहीं रह सकेगी। बाहर निकलकर इसने गहरा सांस लिया, फिर दोबारा अपनी ट्रे संभाली। आंखों में नमी, दिल में तूफान, लेकिन होंठों पर एक मसनूई संजीदगी। ग्राहकों के दरमियान घूमते हुए जानती थी कि वो ज़िंदगी की ये जंग अभी बहुत कड़ी है और इसे हर कीमत पर अकेले लड़ना है। रेस्टोरेंट के कोने में मखसूस टेबल पर रश कम था। इर्द गिर्द गहरी रोशनी में डूबी हुई हल्की म्यूजिक बज रही थी, लेकिन इस पर बैठे अरमान शाह के लिए सब मंजर बोझ बन गया था। वो अपने 2 साला बेटे मुस्तफ़ा को गोद में लिए बेचैन बैठा था। मुस्तफ़ा का छोटा सा गोल मटोल चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। वो दोनों आज झटक झटक का बुरी तरह बिलक रहा था। अरमान बेजार और बेबसी के मिले जुले अंदाज में बोला, क्या हो गया है मुस्तफ़ा? गाड़ी में तो तुम खिलखिला रहे थे, इधर आते ही तुम्हारा बाजा क्यों बज रहा है? अरे मेरी जान, चुप हो जाओ, बताओ बाबा को दर्द है, कहीं तकलीफ है? लेकिन बच्चे की हिचकियों और तेज़ रोने ने इसकी आवाज़ को काट दिया। वो हाथों से फिसल रहा था। अरमान का सब्र जवाब देने लगा। इसने गहरा सांस लेकर बेटे को सीने से लगाया, लेकिन नाकामी ने इसके चेहरे पर झुंझलाहट फैला दी थी। इसी लम्हे हरीम ने दूर से यह मंजर देखा। वो ट्रे हाथों में उठाई जा रही थी, लेकिन बच्चे की शिद्दत से बिलखने की आवाज़ ने इसे रोक दिया। जैसे ही नज़र पड़ी तो उसका दिल मोमसा हो गया। तेज़ी से आगे बढ़ी और नरम आवाज़ में बोली, क्या हुआ है मेरे छोटे से शहजादे को? आओ मेरे पास आओ। इसने हाथ बढ़ाया और हैरत अंगेज़ तौर पर मुस्तफ़ा लपक कर इसकी गोद में आ गया। जाते ही इसने अपना छोटा सा हरमीन के कंधे पर रख दिया। रोने के बजाय सिसकियाँ लेने लगा। हरमीन ने इसे प्यार से थपथपाया और गाल सुलाते हुए बोली, बस बस चुप कर जाओ बुड्ढे, को किसने तंग किया है? मैं आ गई ना, अब रोना नहीं। इसके लहजे की मिठास और लिमस की नरमी ने मुस्तफ़ा को चंद लम्हों में पर सुकून कर दिया था। मुस्तफ़ा ने नम आंखों से ऊपर देखकर जैसे पहचान रहा हो यही वो बाहें जो सुकून देती। फिर अचानक इसने अपने नन्हे होंठ इसके गाल पर रखे और खिलखिलाकर हंस दिया। ये मंजर देखकर मान के लबों पर मुस्कुराहट आई। वो धीरे से
बड़बड़ाया। 18 की साला लड़की देखकर बाप को 2 मिनट में भूल गया है, जो पिछले 20 मिनट से नाकाम कोशिशों में लगा हुआ था। और अब थक चुका था। बीवी की अचानक मौत ने इसे अंदर तक तोड़ दिया था, मगर बेटे की ये मासूम हरकतें इसे मज़ीद तन्हा कर देती थी। हरीम अब बच्चे के साथ मगन थी, इसके बाल संवार रही थी, कभी नाक से हिला रही थी। शायद असगर अहमद से हुई तलखी का बोझ वो भी भूलना चाहती थी। अरमान अपने खामोशी से देखता रहा। बिलाशुबा पुरकशिश थी, लेकिन वेट्रेस के लिबास में इसे देखकर इसने फ़ौरन नज़र उठाई। जहन के पर्दों पर कुछ लहराया, मगर इस वक्त को याद नहीं करना चाहता था। कुछ तौक़ुफ़ के बाद वो झुककर बोला, मिस, मुझे बात करनी है आपसे। न जाने क्यों उसे पहली बार किसी से बात करते हुए झिझक महसूस हो रही थी। मिस, मुझे बात करनी है आपसे। न जाने क्यों उससे पहली बार किसी से बात करते हुए झिझक हो रही थी, मगर उसे देखते हुए बोला, मैं आपको 2 लाख तनख्वाह दूंगा, प्लीज़ आप मेरी बेटी की आया बन जाए। मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी किसी से दरख्वास्त नहीं की, लेकिन आज पहली है जिनके सामने मैं झुक रहा हूँ। मेरी बीवी अचानक मौत हो गई है, मैं अकेला सब संभाल नहीं पा रहा। वो संजीदगी और बेबसी के दरमियान झूल रहा था। यहाँ आपको बमुश्किल 8-10 हज़ार मिलते होंगे, मैं आपको डबल ट्रिपल सब देने को तैयार हूँ, सिर्फ मेरे बेटे की खातर। हरमीन ने एक लम्हे के लिए चूक कर इसे देखा। इसके लहजे में गरूर नहीं बल्कि खालिस बेबसी थी। फिर भी इसने गहरी सांस ली, मजबूत आवाज़ में बोली, सॉरी, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, मेरे मंगेतर इजाज़त नहीं देंगे। ये कहते हुए इसने नहाए सुकून से मुस्तफ़ा को कुर्सी पर बैठाया। इसकी गाल पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोली, बेटा, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, फिर आपने मेरे साथ खेलना है, ठीक है? मुस्तफ़ा ने फरमाबरदार बच्चे की तरह सर हिलाया और हंसते हुए कुर्सी पर टिक गया। अरमान ने इस मंजर को देखते हुए मुंह बसूरा, जैसे दिल ही दिल में कह रहा हो, किस्मत ने एक और मौका इसके हाथों से छीन लिया है। रेस्टोरेंट की रंगीन रोशनियों में इसकी तन्हाई और ज़्यादा नुमायां हो गई थी। वक्त की रफ्तार न कभी थम सकी और न कभी थम पाएगी। रात का 1:30 बज रहा था। रेस्टोरेंट की रंगीन बत्तियां अब मद्धम हो गई थी। इर्द गिर्द का शोर भी थम चुका था। सुनसान पार्किंग एरिया में सिर्फ चंद गाड़ियां खड़ी थी। अरमान शाह ने बड़ी एहतियात से मुस्तफ़ा को अपनी गोद में उठाया हुआ था। बच्चा गहरी नींद में डूबा हुआ था। इसकी नन्हे होंठ हल्की सी सांसों के साथ हरकत कर रहे थे। अरमान हर कदम बहुत नरमी से रख रहा था ताकि बेटा जाग नहीं जाए। गाड़ी के करीब पहुंचकर इसने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला, मुस्तफ़ा को पिछली सीट पर लिटाया, हल्के हाथ से कंबल उड़ा दिया, फिर गाड़ी को लॉक करके खुद भी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। अभी इसने चाबी घुमाई थी, इसकी नज़र सामने पड़ी रोशनी के हाले में वही लड़की आ रही थी, हरीम ने जिसने चंद घंटे पहले मुस्तफ़ा को अपने लिमिस और लहजे से चुप करा दिया था। अरमान ने बेख्तियार गौर से देखा, मगर इसी लम्हे इसे एक और मंजर ने चुका दिया। एक लड़का जो कुछ देर से इस गाड़ी के पीछे छुपा खड़ा था, तेजी से बढ़ा और हरमीन का बाजू पकड़ लिया। ये क्या बदतमीजी है, मेरा हाथ छोड़ो। मेरा गाड़ी के अंदर आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन नज़र साफ आ रहा था। हरमीन गुस्से से बोली, वरना खुदा की कसम मुंह तोड़ दूंगी। तुम्हारा यहाँ क्यों आए हो जब मैंने कह दिया है? इसके जुमले अधूरे रह गए। जलाल ज़बरदस्ती इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ते सख्त लहजे में बोला, ज़बान को लगाम दो हरीम, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, तुम्हारा होने वाला शौहरज़ादा आकर दिखाई तो ऐसा तमाशा करूँगा, संभाल नहीं पाओगी। आज तुम्हें और तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। लेकिन इसी लम्हे असगर को अपने पीछे किसी के मौजूदगी का एहसास हुआ। पलटा तो सामने अरमान खड़ा था। असगर अभी कुछ कहता है, इससे पहले ही अरमान के हाथों के जोरदार थप्पड़ इसकी गाल पर पड़े। बगैरत, तुम जैसे मर्दों की वजह से ही औरतें महफूज नहीं होती। अरमान की आवाज़ गुस्से से गूंज रही थी। लेकिन सुन लो, ये लड़की अकेली नहीं है। जब तक मैं सुनता हूँ, उसकी तरफ मैली आंख से देखने वाला हर शख्स पहले मुझसे गुजरेगा। हरमीन ने हैरत से इसकी तरफ देखा। असगर के आसान ख़ता हो गए थे। सामने खड़ा शख्स कोई आम आदमी नहीं, बल्कि इसके पास बॉस था। दिल धड़कने लगा, पसीना माथे पर झलक आया। इसने घबरा कर वजाहत दी, सर आप गलत समझ रहे हैं, ये मेरी फियांसी है, मैं इससे बात कर रहा था, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था। हरीम ने तेज़ लहजे में बात काट दी, फियांसी है मगर दरिंदा है, मैं ऐसे इंसान से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती अभी और इसी वक्त मैं सब कुछ ख़त्म। अरमान इसकी बात की तायद में गुस्से से असगर को घूरा।
वो जान बचा कर वहाँ से भाग निकला था। चंद लम्हे सकूत रहा। रिमी हल्की हाँफती हुई अपनी कलाई सहला रही थी, जहाँ असगर की सख्त गिरफ्त के निशान उभर आए थे। अरमान इसके करीब आकर नरम लहजे में बोला, मोहतरमा आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप? इस वक्त रात का 1:30 बजा है, अकेली जाना महफूज नहीं। हरीम ने एक लम्हे को चूमकर इसकी तरफ देखा, फिर सर्द लहजे में बोली, नहीं, ज़रूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अरमान संजीदगी से बोला, जिद नहीं करे, यह शख्स दोबारा वापस आने में देर नहीं लगाएगा, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, अपनी हिफाजत को तरजीह दें। आ जाए, मैं छोड़ देता हूँ। चंद सानियों के लिए हरमीन खामोश खड़ी रही। इसकी दिल में हिचकिचाहट ज़रूर थी, लेकिन आंखों में थकन और खौफ का साया भी झलक रहा था। आखिरकार आहिस्तगी से सर हिलाया। अरमान ने आगे बढ़कर गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। मुस्तफ़ा अब भी सुकून से सो रहा था। हरमीन ने एक नज़र बच्चे पर डाली, फिर न चाहते हुए भी कदम बढ़ा दिए। दोनों खामोशी से गाड़ी की तरफ बढ़े। सुनसान पार्किंग में इनके कदमों की आवाज़ गूंजी और अंधेरी रात में एक अनजाना सा भरोसा इनके दरमियान कायम हो गया। गाड़ी रात के सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी सड़क के किनारों पर झाड़ियों और दरख्तों को साए को बार बार वाज़ेह कर रही थी और अंदर मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ इंजन की हल्की गुनगुनाहट और बाहर से आने वाली ठंडी हवा की सरसराहट थी। पिछली सीट पर मुस्तफ़ा सुकून से सो रहा था, जबकि हरमीन इसे अपनी गोद में संभाले बैठी थी। इसका चेहरा थकन और सोचों के बोझ से झुका हुआ था। अरमान शाह ने एक नज़र रिव्यू मिरर में डाली, फिर हल्के मगर साफ लहजे में बोला, आपने अंदर कहा था आपके मंगेतर आपको आया बनने की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन सच बताइए, क्या आपको लगता है आप एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार पाएंगी जो इंसान नहीं, दरिंदा है? पता नहीं, बस जो होगा देखा जाएगा। अरमान ने सर झटकते हुए आ भरी। नौकरी करना कोई गुनाह नहीं, आप वेटर हैं तो इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। आप मेहनत की कमाई कर रही हैं, कोठे पर तो नहीं बैठी। वो साफ गोई से बोला। हरमीन ने चूक कर एक झटके से इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में गुस्से और हैरत की मिली जुली कैफियत थी। वो सख्त जवाब देती। अरमान मजीद बोला, अंदर मैंने आपको आया बनने की ऑफ़र की थी, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ एक और रास्ता है, मैं आपको निकाह की ऑफ़र करता हूँ। वो सादा लहजे में अपनी बात कर रख रहा था। गाड़ी के अंदर माहौल एकदम भारी हो गया। हरमीन सख्त लहजे में बोली, क्या मतलब है, क्या बातें कर रहे हैं? वो पुरसकून अंदाज में बोला, मतलब ये एक आम मियाँ बीवी की तरह नहीं रहेंगे। अगर आप मेरे पास जॉब करेंगे, लेकिन मेरे साथ निकाह करके, ये निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर मेरा बेटा आपसे मनूस हो गया और फिर आप अचानक छोड़कर चली गई तो मेरा क्या बनेगा? इसलिए शर्त यह है कि 5 साल तक आप कहीं नहीं जाएंगी। 5 साल बाद मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, वो समझदार हो जाएगा और हालात को समझ लेगा। इस वक्त आप आज़ाद होंगी। लम्हा भर रुकी, फिर सख्त लहजे में बोली, मैंने तो पहले ही आपको मना कर चुकी हूँ। अरमान फ़ौरन बोला, हाँ, लेकिन इस वक्त आपने वजह अपने फ्यांसी को बताया था कि वो इजाज़त नहीं देंगे, मगर आपने खुद देख लिया वो किस तरह आपके साथ बर्ताव कर रहा है। ऐसे शख्स को छोड़ देना ही बेहतर है। हरी ने नजरें झुका ली। वो दिली दिल में असगर के रवैये को याद कर रही थी। इसकी सख्ती और बदजुबानी जहन में गूंजने लगी। अरमान ने जेब से एक कार्ड निकाला, ड्राइविंग के साथ साथ हाथ बढ़ाते हुए बोला, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये नंबर मेरे बहुत करीबी लोगों के पास है। अगर आप चाहें तो मुझसे इस पर रब्ता कर सकती हैं। मैं आप पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन सोच लीजिए, आपको पैसों की ज़रूरत है, मैं आपको 5 लाख एडवांस दूंगा, हर महीने 2 लाख रुपये सैलरी अलग, बाकी फैसला आपके हाथ में। हरमीन ने कार्ड रख लिया, मगर कुछ कहे बगैर इसे अपनी मुट्ठी में दबा लिया। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आंखों के सामने इसकी माँ का चेहरा आ गया। फिर असगर के अल्फाज गूंजे। वो लम्हा भर के लिए गहरी सोच में डूब गए थी। अरमान खामोशी तोड़ते हुए बोला, खैर, अब मुझे बताएं किस तरफ जाना है? वो चूंकि जैसे नींद से जागी हो आहिस्तगी से बोली, सीधा जाएं, फिर अगले सिग्नल से बाएं तरफ मुड़े। गाड़ी दोबारा रवां हो गई, लेकिन इस सफ़र के साथ दोनों ने
कि दिलों ने नए सवालात और उलझनें जन्म ले चुकी थी। हरीम अब सोचों में गुम थी और मान बार बार मिरर से इसके झुके चेहरे को देख रहा था। रात की खामोशी दोनों के बीच एक अनजान माहिदे की दस्तक दे रही थी। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। दोपहर की मध्यम धूप खिड़की के पर्दों से छिनकर कमरे में फैल रही थी। कमरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। हरीम खामोशी से पलंग के किनारे बैठी, हाथों में सर थामे, सोचों में गुम। इसकी आंखों के गिर्द हल्के साफ नजरात थे, जैसे कई दिनों से नींद ने इसका साथ छोड़ दिया। इसी लम्हे दरवाजे की हल्की सी चिड़चिड़ाहट से हुई मधिया बेगम अंदर दाखिल हुई। इसके चेहरे पर तफ्तीश और थकन की झलक नुमाया थी। वो आहिस्ते से चलती हुई हरीम के करीब आकर बैठ गई। हरीम, इनकी आवाज़ भारी सी थी। तुम्हारे ससुराल से अभी फ़ोन आया है? हरमीन ने एक लम्हे के लिए नज़र उठाई, फिर फ़ौरन सर झुका लिया। लबों पर खफकी कपकपाहट आई, लेकिन वो खामोश रही। मधिया बेगम ने मजीद बोली, क्या तुमने असगर के साथ कोई बदतमीज़ी की है? क्या झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? तुम्हारे ससुराल से अभी फ़ोन आया। हरीम ने एक लम्हे के लिए नज़र उठाई। मधिया बेगम ने मजीद बोली, क्या तुमने असगर के साथ बदतमीज़ी की है? क्या झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? हरीम बेजार लहजे में बोली, अम्मा प्लीज़ इस टॉपिक पर अभी बात नहीं करना चाहती। अगर आपको यही बात करनी है तो आप चली जाए, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। रात को वैसे ही रेस्टोरेंट के लिए निकलना है। मधिया बेगम ने गहरी सांस ली और पलंग के पाए को तपाते हुए बोली, मुझे तो लगता है कि तुम दोनों कभी एक दूसरे को समझ नहीं पाओगे। बेहतर यह है कि अभी अलहदगी ले लो, आगे जाकर हालात मज़ीद ख़राब होंगे। फिर वह थोड़ी देर रुकी और धीमी आवाज़ में बोली, असल में मैं तुम्हें एक और बात बताने आई थी। मालिक मकान ने आज आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। कह रहा है 3 महीने का किराया हमने अदा नहीं किया तो अब घर खाली करना होगा। और बिजली वाले भी आज ही तारीख देकर गए हैं। कह गए हैं अगर बिल अदा नहीं किए तो बिजली और गैस दोनों काट देंगे। कमेटी वाले अलग रोज़ दरवाजे पर खड़ी हो जाती। हरीम ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया, जैसे बोझ और बढ़ गया हो। मध्यम आवाज़ में बोली, अम्मा मैं ये इन सब चीज़ों की वजह से वैसे ही बहुत परेशान हूँ। ऊपर से ये असगर वो रेस्टोरेंट पहुँच गया था मुझे तंग करने, वहाँ पर ही सब ख़राब हो गया। मधिया बेगम फिक्रमंदी से बोली, तो फिर अब क्या करोगी? कोई हल सोचा है? हरीम ने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की, जैसे हिम्मत जुटा रही हो। फिर आहिस्तगी से बोली, अच्छा अम्मा मैं एक बात सोच रही थी। मधिया बेगम फ़ौरन चुप कर बोली, हाँ कहो, क्या बात है? कुछ लम्हे हरीम के लब बंद रहे, फिर नज़र उठाकर बोली, दरअसल मैंने अपने लिए एक लड़का पसंद किया है। मधिया बेगम हैरत से बोली, क्या मतलब? कौन सा लड़का? तुम्हारी तो असगर के साथ मंगनी है। हरीम मजबूत लहजे में बोली, अम्मा असगर से मैं शादी नहीं कर सकती। मेरी और इसकी कभी नहीं बनेगी। हम दोनों बिल्कुल अलग सोच के मालिक हैं। एक सतही सोच आदमी इस तरह रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मधिया बेगम बेचैनी से हाथ मलते हुए बोली, तो फिर कौन है? हरीम हिचकिचाते हुए बोली, बहुत अच्छा, अमीर, समझदार, गाड़ी है, इज्जत है, लेकिन एक मसला है। मधिया बेगम की आंखों में तजस्सुस उभरा, क्या मसला है? हरीम आहिस्ता आवाज़ में बोली, इसका एक 2 साल का बेटा है, बहुत मासूम सा। इसकी बीवी का इंतकाल हो गया। बेटे को संभालने के लिए वो बहुत परेशान रहता है। मैं सोच रही हूँ कि मैं इससे निकाह कर लूँ और वो भी यही चाहता है। इसने अपनी अंदाज में बात बयान की थी। मधिया बेगम हैरत और गुस्से के मिले जुले तासर के साथ बोली, क्या कैसी बात कर रही हो? हरीम जल्दी से बोली, अम्मी आप मेरी बात मुकम्मल सुने। वो निकाह के बदले हमें घर देगा, महीने के 2 लाख रुपए देगा और अभी 5 लाख भी देगा। सोचें कितना फ़ायदा है, हमारी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। मधिया बेगम चीख कर बोली, ये शादी नहीं है, ये तो सौदा है। पागल हो गई हो क्या? हरीम मजबूत लहजे में बोली, ये सौदा नहीं अम्मा, एक समझौता है। हमारी दोनों की ज़िंदगी बदल सकती है। मैंने फ़ैसला कर लिया, मैं आज ही इन्हें फ़ोन करके हाँ कह दूँगी। अगर आपको सिर्फ इतला दे रही हूँ, आप दिमाग बना लें। मधिया बेगम की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ लम्हे तक बोल ही नहीं सकी, फिर गुस्से से उठी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जाते जाते इतना बोली, ज़िंदगी बर्बाद मत करना। हरमीन तेज़ कदमों से कमरे से बाहर निकल गई और हरीम पलंग पर बैठे बैठे खला में देखती रही। गहरी सोचों में डूबी हुई थी, लेकिन फैसला हो चुका था। वो परेशानी में इतनी घिर चुकी थी कि फैसला इसको दुरुस्त लग रहा था। 2 दिन बाद निकाह सादगी से हुआ था और वो रुखसत होकर शाहविला चली गई थी। कमरा खुशबुओं और हल्की रोशनी से महका हुआ था। रात पर
छत पर लटकी हुई हल्की सी झाड़ फनूस की किरणें दीवारों पर खौफनाक अक्स डाल रही थी। हरमीन खिड़की के पास खड़ी थी, दुल्हन का जोड़ा जेब तन किए, मगर दिल में अजीब सा बोझ लिए, आंखों में नमी की परछाइयाँ छुपी हुई थी। अचानक दरवाजे की चरचराहट हुई। अरमान शाह आहिस्ता कदमों से अंदर आया, गोद में मुस्तफ़ा को संभाले हुए। इसने एक नज़र सामने खड़ी दुल्हन पर डाली। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता इसके करीब आया। हरमीन ने इसकी आहट पाते ही जल्दी से अपनी आंखों की नमी को साफ कर डाला। अरमान शाह नरम लहजे में बोला, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वो इसकी तरफ मुड़ते धीरे से बोली, ठीक हूँ, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, जब 5 साल बाद हम अलग हो जाएंगे, जब हर महीने मुझे तनख्वाह मिलेगी, तो फिर ये सब सजावट, ये रस्में किस लिए? हम कोई हकीकी मियाँ बीवी तो नहीं है। उलझन भरे लहजे में बोली। अरमान ने इसकी आंखों में झाँका, गहरी संजीदगी से बोला, ये सब रस्में हों ना हो, मगर तुम मेरी बीवी हो, निकाह हो चुका, और एक मर्द होने के नाते मेरा भी हक है मैं अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात हमवार करूँ। निकाहनामे में कहीं ये शर्त दर्ज नहीं कि हम दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। हरमीन ने उलझन भरी नज़रों से इसकी तरफ देखा और लजती हुई आवाज़ में बोली, आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। अरमान शाह, आपने गाड़ी में खुद कहा हम आम मियाँ बीवी की तरह नहीं रहेंगे। हम आम मियाँ बीवी की तरह हरगिज़ नहीं रहेंगे, क्योंकि हम आम हैं ही नहीं। तुम अरमान शाह की बीवी हो, अरमान शाह कभी आम नहीं हो सकता। हरमीन घबरा कर बोली, मुझे छोड़े, मुस्तफ़ा परेशान हो जाएगा। अरमान ने मुस्तफ़ा की तरफ देखा, जो नीम गनूदगी में झूल रहा था। वो नरमी से बोला, वो परेशानी बल्कि खुशी अपने माँ बाप को यूँ करी हुई देख रहा है। ये कहते उसने अपने बेटे की तरफ और इसको आहिस्तगी से थपक कर सुलाने लगा। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चला गया था। वो दोबारा हरमीन की तरफ मुतवज्जो हुआ, एक लम्हे से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मैं ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ मुस्तफ़ा के पास एक साथी हो, एक बहन भाई, ताकि वो अकेला नहीं हो। इसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। हरीम कांपती हुई आवाज़ में बोली, ये ठीक नहीं है, बदतमीज़ी मत करें। अरमान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। वो धीरे धीरे झुका और आहिस्ता से बोला, ये बदतमीज़ी नहीं, ये मेरा हक है। मोहब्बत ना सही, मगर तुमने मेरी बीवी हो, निकाह है, हमारा रिश्ता है। एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके चेहरे के करीब आया। हरीम की सांसें उलझने लगी, इसकी आंखें बंद कर ली, मगर दिल की धड़कन तेज़ हो गई। अरमान ने बड़े वक़ार और नरमी से अपने लबों की हल्की छाप इसके रुखसार पर छोड़ दी। ये लिमिस अजनबी मगर पुरसकून था। हरीम हल्का सा लरस कर बोला, बराहे करम मुझे जाने दे। अरमान ने आहिस्तगी से इसकी ठोड़ी को ऊपर उठाया, इसकी आंखों में झांका और नरम लहजे में बोला, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अभी नहीं, क्योंकि ये लम्हा मेरा भी है और तुम्हारा भी। ये कहता उस पर झुकता चला गया। कमरे की खामोश फिजा में सिर्फ धड़कनों की आवाज़ गूंज रही थी। बाहर से हल्की पर्दों को हवा लहरा रही थी। अरमान ने धीरे धीरे अपनी कुर्बत की शिद्दत को लफ्ज़ों के बजाय लिमिस में बदलना शुरू किया। वह नरमी से इसके माथे पर झुका, फिर रुखसार पर। इसका हर लिमिस इसकी झिझक को कम कर रहा था और एक अनजानी सरशारी को जन्म दे रहा था। हरमीन की आंखों से एक आंसू ढलका, मगर इस बार वो कमज़ोरी का नहीं बल्कि कबूलियत का था। इसने आहिस्ता से अपनी पलकें झुका ली, जैसे खामोशी से हाँ कर दी हो। अरमान ने इसके हाथों को थाम कर अपने सीने से लगाया और सरगोशी में बोला, तुम अकेली नहीं हो, अब मैं हूँ हमेशा के लिए। कमरा अब सन्नाटे का नहीं बल्कि एक नए अहद की गवाही दे रहा था। एक हफ्ते बाद दोपहर का वक्त था। लान में हल्की हल्की हवा चल रही थी। सब्ज़ घास पर मुस्तफ़ा खिलखिलाकर खेल रहा था। कभी अपनी माँ की चादर को खींचता तो कभी छोटी सी गेंद उछाल कर दौड़ने लगता। हरमीन ज़मीन पर बैठकर इसके नन्हे हाथ थामे मुस्कुराते हुए इससे खेलने में मदद दे रही थी। मंजर पुरसकून था, लेकिन अचानक दाएं जन्म हल्की सी आकर ने इसे चौंका दिया। इसने पलट कर देखा तो सामने जलाल सिकंदर खड़ा था। वो फ़ौरन सीधी होकर खड़ी हो गई। निकाह के वक्त अरमान ने इसके मुख्तसर से मुलाकात जलाल से करवाई थी, इसीलिए वो पहचान गई थी। जलाल ने मुस्कुराकर करीब आया और झुककर मुस्तफ़ा
के रुखसार पर प्यार किया। बच्चे ने अपनी मासूम आंखों से इसे देखा और दोबारा अपनी गेंद के पीछे लपक गया। जलाल नरमी से बोला, कैसी हैं आप? हरमीन ने सर को हल्की जिंच दी और मुदबाना लहजे में बोली, जी मैं ठीक हूँ। अरमान ऑफिस में हैं, अभी वापस नहीं आए? जलाल के चेहरे पर एक सख्त संजीदा सा तासुर उभरा। वो आहिस्ता आवाज़ में बोला, मुझे आज अरमान से नहीं आपसे बात करनी है। हरमीन कुछ लम्हे को रुकी, थोड़ा हैरान हुई। लेकिन फिर मुस्तफ़ा को गोद में लेकर दोबारा घास पर बैठ गई। जलाल भी करीब की कुर्सी पर बैठ गया। वह संजीदा लहजे में, वो सीधे लहजे में बोला, दरअसल बात अरमान के बारे में है। हरमीन ने लब खोले थे। वो मज़ीद बोल उठा, मैं और अरमान बचपन के दोस्त हैं, लेकिन मुझसे एक शिकवा दिल में रखे हुए है। इसकी बीवी के इंतकाल पर नहीं आया। मैंने इसे झूठ कहा था, मैं शहर में मौजूद नहीं था। हालांकि हकीकत ये थी, मैं यहीं अपने कमरे की कैद होकर बैठ गया। हरमीन खामोशी से सुन रही थी। इसकी आंखों में हैरत का हल्का सा रंग उभरा। जलाल की नज़रें झुक गई, आवाज़ भारी हो गई। असल में नूर को मुझसे मोहब्बत हो गई थी। ये सुनकर हरमीन ने चूक कर इसकी तरफ देखा। यकदम सीधी हो बैठी, इसके चेहरे को गौर से देखने लगी। जलाल ने गहरी सांस ली और अपनी बात जारी की, हाँ, अरमान की पहली बीवी। इसने एक दिन मुझसे इजहार मोहब्बत किया था, लेकिन मैंने इसे साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मेरे लिए अरमान की दोस्ती सब कुछ है। मैं इसके एतमाद को कभी तोड़ नहीं सकता था। मेरा इनकार नूर को इतना चुभा, इसने अपनी जान ले ली। हरमीन के लबों से एक दबी सांस निकली। वो गुमसुम इसकी बातें सुनती रही। जलाल ने अपनी नज़रें ऊपर उठाई, आंखों में नदामत और दुख था। मैं चाहता हूँ ये सच अरमान को बता दूँ, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं है। वो पहले ही टूट चुका है। इसके अंदर की वीरानी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। वो नूर को चाहता था। जितना दुख इसने सह लिया है, शायद कोई और सह सके। कुछ लम्हे वो खामोश रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोला, नूर और ईमान की सोचें मुख्तलिफ थी। नूर आज़ाद ख्याली चाहती थी। अरमान एक घरेलू मर्द है जो अपनी बीवी को चार दीवारी में सुकून और तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता है। इसी फ़र्क ने इनके दरमियान फासले बढ़ाए। हरीम खामोशी से इसके चेहरे के बदलते रंगों को देख रही थी। जलाल ने गहरी सांस ली और सीधा इसकी आंखों में देखते बोला, ये सब बताने का मकसद सिर्फ ये, आप अरमान को वक्त दे, वो अंदर से अकेला है। निकाह इसने यूं ही नहीं किया। अगर इसे सिर्फ आया चाहिए होती तो वो इसको हायर कर सकता था, लेकिन इसने आपका इंतखाब किया। इसका मतलब है इसने आप में कुछ ढूंढा है, शायद उम्मीद। हरीम के हाथ गैर इरादी तौर पर मुस्तफ़ा के और करीब खींच लाए। जलाल मजीद बोला, आप इसे मुरझाने मत दीजिएगा। इसके पास ना माँ है, ना बाप, ना बहन, ना भाई। मुस्तफ़ा और आपके अलावा इसके पास कोई नहीं है। वो चाहे कितना भी सख्त नजर आए, हकीकत ये है अंदर से वो टूटा हुआ इंसान है। ऐलान में चंद लम्हे खामोशी छा गई। हवा के हल्के लहर पर्दे को छू कर गुजर रही थी और मुस्तफ़ा अपनी गेंद के पीछे हंसता खेलता रहा। हरमीन के दिल पर जलाल की बातें दस्तक देने लगी थी। रात की स्याही चारों जानब फैल रही थी। कमरे की हल्की जर्द रोशनी दीवारों पर नरम साए बिखेर रही थी। पर्दे नीमवा थे और रात की आस्तगी अंदर उतरती महसूस हो रही थी। हरीम सोफे पर बैठी थी, मुस्तफ़ा को गोद में लिए आहिस्ता आहिस्ता झूल रही थी ताकि वो नींद की गहराइयों में खो जाए। अरमान अंदर दाखिल हुआ तो सबसे पहले निगाह इसी मंजर पर पड़ी। माँ के बाजुओं में महफूज सब सोया हुआ बच्चा, एक औरत जो अपने लिमस से इसे सुकून बख्श रही थी। वो खामोशी से करीब आया, सोफे पर इसके बराबर बैठ गया। हरीम उंगलियों के इशारे से इसे खामोश रहने का बोला और फिर दोबारा बच्चे को सुलाने पर ध्यान मरकूज कर दिया था। इस कुछ ही देर बाद मुस्तफ़ा पलकें बंद की और साइंस से बराबर हो गई। हरमीन ने नरमी से इसे बिस्तर पर लटाया, कंबल दुरुस्त किया और फिर आहिस्तगी से वापस आकर अरमान के सामने बैठ गई। दोनों के दरमियान एक लम्हे को सकूत छा गया। सिर्फ घड़ी की टिक टिक और बाहर के दरख्तों में से गुजरती हवा की आवाज़ कमरे में महसूस हो रही थी। हरमीन ने हिचकिचाहट से लब खोले, मुझे आपसे बात करनी है। अरमान मोबाइल हाथ में लिया था मगर इसकी आवाज़ पर रुक गया। हाँ कहो, क्या हुआ? इसकी गहरी नज़र से इसे देखा। चंद लम्हे वो चुप रही, जैसे अल्फाज ढूंढ रही हूँ। फिर धीरे से बोली, इरादा तो नहीं था बताने का, लेकिन सोचा अगर छुपा लूँगी तो रिश्ते में खयानत हो जाएगी। आज आपके दोस्त जलाल साहब आए थे, इन्होंने
नूर बीबी के बारे में कुछ बताया है। इसकी आवाज़ कदरे भारी हो गई। नूर की मौत तभी नहीं थी, इसने खुदकुशी की। अरमान ने तेज़ी से इसे टोका, मुझे सब पता है। हरमीन, बेहतर है तुम अपने अल्फाज ज़ाया मत करो। और इसकी आंखों में एक गहरी थकन और उदासी तैर गई थी। नूर जलाल को पसंद करती थी। और इसने अपनी मर्जी से कदम उठाया। मुस्तफ़ा और मेरा ख्याल किए बगैर वो सांस भर के रुका, लेकिन वो मेरी बीवी थी, मुझे अजीज थी। इसकी कमी हमेशा मेरे दिल में रहेगी। हरमीन खामोशी से सुन रही थी। अरमान की आवाज़ कुछ लम्हे को टूट सी गई, लेकिन फिर इसने खुद को संभाल लिया। अब वो इस दुनिया में नहीं है। रही तुम्हारी बात, तो तुम मेरी बीवी हो, मेरे बेटे की माँ और मेरी हमसफ़र। मानता हूँ निकाह का तरीका गलत था, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर हुआ, लेकिन वादा करता हूँ तुम्हारे साथ मुखलिस रहूँगा। हरीम ने झिझकते हुए पूछा, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं अगर आपको मुझसे निकाह करना ही था तो सीधे तरीके से क्यों नहीं किया? सच बोलकर भी कर सकते थे, फिर ये झूठ क्यों? वैसे क्या आप मुझे पहले से जानते हैं? अरमान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर नजरें झुकाकर धीमी आवाज़ में बोला, क्योंकि मैंने तुम्हें वाकई ही पहले देखा था एक रेस्टोरेंट में, जहाँ तुम बच्चों के बड़े प्यार से संभाल रही थी। नूर का इंतकाल हुआ अभी 1 हफ्ते हुआ था। न जाने क्यों तुम मुझे मुस्तफ़ा की माँ दिखाई दी थी, लेकिन मैंने इस एहसास को दबाया, आगे बढ़ गया। वो लम्हा भर रुका और फिर हरीम की तरफ देखा, लेकिन जब तुमने मेरे मुस्तफ़ा को अपनी गोद में लेकर प्यार से चुप करवाया, तब मेरे दिल में तुम्हारे लिए धड़कने लगा था। कमरे में गहरी खामोशी, संजीदगी छा गई। अरमान की आंखों में नमी और अज़म दोनों झलक रहे थे। मुझे अपनी फैमिली अजीज़ है, लेकिन कभी बना नहीं सका। माँ बाप बचपन ही में गुजर गए। अब फैसला किया अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूँगा, वक्त दूंगा और प्यार दूंगा। क्या तुम मेरा साथ दोगी? ये कहकर इसने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। हरीम ने दिल में हिचकिचाहट महसूस की। जलाल के अल्फाज याद आए, मगर अरमान की आंखों में इखलास और नरमी देखकर इसका दिल पिघल सा गया था। इसने धीरे से अपनी हथेली इसके हाथ पर रख दी। अरमान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी और कमरे की फिजा पहली बार सुकून आवर लगने लगी। ये लम्हा शायद एक नई शुरुआत की पहली सीढ़ी था। दो साल बाद घर के लॉन में शाम की नरम हवा चल रही थी। दरख्तों की शाखों से रोशनी छनकर जमीन पर बिखर रही थी। हरीम हाथ में खाने की प्लेट लिए आहिस्ता आहिस्ता भाग रही थी। इसका सांस फूला हुआ था और पेट पर हाथ रखे बार बार रुकती भी थी, मगर मुस्तफ़ा के पीछे हंसती दहाई देती चलती आ रही थी। अरे मुस्तफ़ा, माँ का कुछ तो ख्याल करो, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ खाओगे नहीं तो मुझे चैन कैसे आएगा? वो हाँफते हुए आवाज़ लगाती। मुस्तफ़ा खिलखिलाकर हंसा, भागते हुए पलटा और बोला, अगर खाना खिलाना है तो पकड़ के दिखाएं मम्मा। इसकी मासूम शरारत ने हरमीन के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट बिखेर दी। वो, मेरे बाप रुक जाओ, आज आने दो, तुम्हारे बाबा को सारी शिकायत लगा दूंगी। प्लेट थामे हाथ में जोड़कर इसे रोकने की कोशिश करने लगी। मुस्तफ़ा ने कहकर लगाया, मुझे सब पता है, आप चाहें जितना डरा लें, बाबा से कभी मेरी शिकायत नहीं करती, क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। ये सुनते ही हरमीन ज़मीन पर बैठ गई, पेट पर हाथ रखकर सांस दुरुस्त करने लगी। इसकी आंखों में थकन थी, मगर लबों पर प्यार भरी मुस्कुराहट। मम्मा के शहजादे, प्लीज़ आ जाओ, मम्मा थक चुकी है, अब भागा नहीं जा रहा, तबीयत ऐसी नहीं है ना लाडले। मुस्तफ़ा ने जैसे ही अपनी माँ को बैठते देखा, फ़ौरन भागता हुआ वापस आया। इसके चेहरे को दोनों नन्हे हाथों में थाम कर घबराहट से बोला, मामा तबीयत ठीक नहीं है तो बाबा को फ़ोन करूँ? आप ठीक है ना? हरमीन ने फ़ौरन इसे बाजुओं में लेकर करीब कर लिया। मामा बिल्कुल ठीक है, बस मेरा लाडला कुछ खा नहीं रहा, इसीलिए मुझे चैन नहीं आ रहा। मुस्तफ़ा ने शरारत भरी संजीदगी से इसके हाथ पर प्यार किया। और बोला, अच्छा ठीक है, मुझे खिला दें। इसी लम्हे सीढ़ियों से कदमों की आवाज़ आई। अरमान नीचे उतर रहा था। इसने दोनों को हाल में देखा था, माँ बेटा एक दूसरे में महबूब प्लेट में। बच्चे की मासूम जिद, इसके चेहरे पर बेख्तियार नरमी उतर रही। इनके करीब आया और दो नमाज बैठ गया। क्या राज़ो न्याज चल रहे हैं माँ बेटे में? इसने हंसते हुए सवाल किया। मुस्तफ़ा बाप की तरफ देखा, कहका लगाते हुए बोला, बाबा मम्मा मुझे खाना खिला रही थी और मैं भाग रहा था, लेकिन अब मेरी मम्मा थक गई हैं तो मैं इनके पास बैठ गया हूँ। अरमान ने आगे बढ़कर हरमीन के सर पर प्यार किया, नरम लहजे में पूछा, कैसी तबीयत है मेरी शहजादी की? अगर ठीक नहीं है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास चलते हैं। हरमीन ने नफ़ी में सर हिलाया, मुस्कुरा कर बोली, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं
हूँ, मेरा बेटा लाडला बेटा इतना ख्याल रखता है ना, बस इसी की ताकत मिल जाती है। मुस्तफ़ा ने इसी वक्त प्लेट से नवाला उठाया और मुंह में डाल लिया। अब मामा खुश मासूमियत से बोला। हरमीन के चेहरे पर सुकून उतर आया। इसने बच्चे को सीने से लगाया और आंखें बंद कर ली, जैसे दिल की सब ख्वाहिश पूरी हो गई हो। कुछ देर बाद मुस्तफ़ा खिलखिलाता हुआ भाग गया लॉन में तितलियों के पीछे। अरमान ने आगे बढ़कर हरमीन को आहिस्तगी से उठाया और सोफे पर बैठा दिया। खुद इसके बराबर बैठ के इसका हाथ थाम लिया। तुम्हें पता है हरमीन, इसकी आवाज़ जज्बात से भरी हुई थी, और तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में आना एक नेमत है। मैं सोच भी नहीं सकता टूटने के बाद दोबारा जीने का हौसला मिलेगा, लेकिन तुमने मेरा घर बसाया, मेरे बेटे को माँ दी और मुझे सुकून। हरमीन ने नज़रें झुकाई। दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। अरमान ने धीरे से इसका हाथ दबाया। शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने का, मुझे मुकम्मल करने का। हरमीन की आंखें भीग गई। इसने धीरे से सर इसके कंधे पे रख दिया। सामने लॉन में मुस्तफ़ा कहके लगातार दौड़ रहा था। रात की खनक हवा में मंजर गोया एक मुकम्मल और पुरसकून ख़ानदान की तस्वीर बन गया। बेशक सब्र इंसान को हमेशा बेहतरीन अता करता है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।